चलो बाबू देखो, आज के क्लास में हम लोग पूरी तरीके से तुम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है, बस मेरे टॉपिक पर समझना है। जितने टॉपिक को समझोगे उतना ही बेहतरीन होगा। ठीक है, पहले सभी को आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को सभी को मेरे तरफ से वेलकम और ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही बेहद और बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसमें हम लोग क्या है क्लास 10th का इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक नहीं पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और जो भी कवर किया जाएगा बाबू, मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा हूबहू आपको उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक दो को मतलब कोई गारंटी नहीं है कि हूबहू मैं जो बता रहा हूं वही आए, लेकिन हाँ इतना मैं गारंटी कहूंगा कि मैं जैसा बताऊंगा वैसा ही आएगा, कि 100% मेरा लिखा हुआ वादा रहेगा। क्लियर? तो इतना बात समझ लेना है कि मैं जितना बताऊंगा, जिस टाइप से बताऊंगा उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। क्योंकि 2009 से लेकर के 2009 का जो पैटर्न था, एडिशन था, उस समय से लेकर के और आज तक का 2025 में जो एग्जाम हुआ वहां तक का लेकर के पूरी तरीके से जो एडिशन का लेटेस्ट जितना भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, और साथ में जो पैटर्न था कि ये क्वेश्चन कंपलसरी एक आएगा, ये क्वेश्चन कंपलसरी एक आएगा, तो उतने चीजों को मैंने कवर किया है। तो आपका कम से कम 80%, 80 नंबर का 100% मार्क्स आप इतने टॉपिक को कवर करने के बाद जरूर श्योरली आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आप एनर्जेटिक हो लें, थोड़ा सा बातों को समझ लें। क्लियर? तो देखिए बाबू, आप लोग के लिए अब आप सभी को अब रुकना नहीं है, अब सिर्फ क्या करना है, जीतना है। जीत कब सकते हैं? जब आप मेहनत करेंगे। तो अब मेहनत करने के लिए आपको क्या करना होगा, डर को दिल से निकाल देना है और हिम्मत को आज आग लगा देना है। अगर आज नहीं जगाओगे अपने आप को तो फिर 12th का एग्जाम है, वॉरियर समझते हो ना, विनर है, ताकतवर और पढ़ाई में आग लगा दो। ठीक है, और इस प्रकार से मेहनत करना है कि तुम्हारी सफलता एक दिन क्या करे, एक बड़ा सा मिसाल बने। ठीक है, आगे जो आज समय गंवाएगा कल पछताएगा, जो आज से मेहनत करेगा रिजल्ट में चमक जाएगा। तो रिजल्ट में चमक चाहते हो तो अपने आप को क्या करो, आज समय के साथ अपने आप को बढ़ाना है ताकि कल पछताना ना पड़े। नहीं तो कल को पछताना चाहते हो तो आज का समय गंवाओगे तो फिर कल को पछताना पड़ेगा। ना किस्मत ना बहाना चलेगा, यहाँ सिर्फ मेहनत ही रंग लाएगा। तुम्हें लगता होगा कि मेरा किस्मत साथ नहीं दिया, ये हुआ, वो सब दिमाग से निकाल देना है। फोकस करना है अपने मेहनत पर। ठीक है, मेहनत ही सब कुछ कर सकता है और कुछ नहीं। मोबाइल से दूरी बनाओ, टारगेट पर नजर टिकाओ। ठीक है, मोबाइल से दूरी नहीं बनाओगे, मोबाइल तुम्हें चौपट कर देगा। ठीक है, एग्जाम नजदीक है, इसलिए मोबाइल पर सभी को मोबाइल से दूरी हटाना होगा। ठीक है, अपने टारगेट पर, गोल पर हार मानना ऑप्शन नहीं, जीत ही पहचान है। तुम्हें लगता होगा कि हार मान ले, नहीं, अपने आप को पहचान बनाना है तो अपने आप को टिकाए रहो। मैदान में जब तक टिकाए रहोगे तब तक तुम आगे चमक जाओगे। क्लियर? आगे समझो, खुद पर भरोसा रखो, तुम सब कर सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हार जाओगे? नहीं, बस भरोसा रखो, मंजिल की ओर बढ़ते चलो। ठीक है, क्या है, जो रातों को जगेगा वही सुबह चमकेगा। तुम्हें क्या लगता है बिना रात को जगे सुबह चमक जाओगे? नहीं, रात को मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, रात को मेहनत करना ही पड़ेगा। तो लोगों ने सुना होगा कि एक बार सूरज को घमंड हो गया, सूर्य को घमंड हो गया अपने ताप पर। हमारे एक मतलब अचानक से एक दिन आया सूरज, कह रहा है कि इंसानों से और लोगों से कहने लगा, सूरज को घमंड हो गया, कह रहा है आकर कि तुम्हें क्या लगता है एक दिन हम न रहें तो तुम प्रकाश कहां से लाओगे? है किसी में औकात? एक छोटे से दिए ने पता है क्या कहा? प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे। तो वही बोले, हार नहीं मानना है। एक दिए ने भी सूर्य का टक्कर दे सकता है। याद करो, वो एक समय था जब बिजली नहीं होती हमारे घरों में, तो हम लोग दिए से पढ़ा करते थे और उस समय मिसाल बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, सूरज की तरह चमक रहे थे कि नहीं चमक रहे थे। तो किसी का घमंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसका कुछ ना कुछ टक्कर देने वाला छोटे ही सही जरूर मिल जाता है। क्लियर? और सिर्फ कुछ दिन की ही मेहनत है, पूरे जीवन का सम्मान होगा। ठीक है, तुम्हें लगता होगा कि एक दो दिन किसी तरह निकल जाएगा और एग्जाम में बैठ जाएंगे। अरे बाबू, एक दो दिन पढ़ोगे ना वो जीवन के लिए तुम्हारा बन जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो दो चार दिन है, 2-4 दिन एकदम कड़ी मेहनत कर लो और वही जीवन भर के लिए तुम्हारा सही हो जाएगा। ढेर बच्चा सोचता है कि नहीं इस बार नहीं होगा, अगले बार हम निकल जाएंगे। अरे छोटा, कहीं कि तुम्हारा 365 दिन बर्बाद होगा।
365 दिन में तुम 5 दिन करो ना जी, 60 दिन तुम आराम से रहोगे। 60 दिन 5 दिन पढ़ो, 60 दिन बढ़िया रहेगा। तो ये 5 दिनवा नहीं पढ़ता है, इनमें बर्बाद कर रहा है। तो 5 दिन मेहनत कर लो, एग्जाम से 5 दिन पहलवा भी एकदम अच्छे से सीधे पेशेंस के साथ पढ़ो, लेकिन ये भी नहीं कर रहा है, अपने आप को टाइम बर्बाद कर रहा है। ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। और अब किताबों से दोस्ती कर लो, मेहनत की आग जला दो। किताबों से दोस्ती करोगे, मोबाइल से दोस्ती करोगे तो कबो हमेशा चौपटे हो जाओगे। तो किताब से दोस्ती करना है, ठीक है, और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। और यहाँ से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक क्या होता है बाबू? वास्तविक संख्या। पहला टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या। बाबू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होता है वास्तविक संख्या। आपको पता होगा वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी जिसमें परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या होता है, उसके दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो कहेगा कि वास्तविक संख्या है, ऑप्शन में दिया रहता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इनमें से कोई नहीं। और वास्तविक संख्या का होता है, वास्तविक संख्या का होता है परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो दिया रहा है परिमेय, अपरिमेय और ए और बी, ए और बी पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो वास्तविक संख्या दोनों होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। क्लियर है? हम लोगों को जब वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर जब पढ़ते हैं बाबू, तो इसमें पहला टॉपिक आपको सुनने को मिलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब आप पढ़ते होते हैं तो एक बात, इससे टॉपिक बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। क्या आता है? धनात्मक पूर्णांक ए और बी। नहीं दिख रहा है बाबू? दो धनात्मक पूर्णांक आपको पता है ए और बी। ई कथन भी आता है, बहुत बार कथन भी आया है कि बताइए ए और बी क्या है? तो दो धनात्मक पूर्णांक है जहां ए और बी दिए रहेंगे, जिसमें अद्वितीय पूर्णांक पूछेगा। ये दोनों क्या होता है? तो अद्वितीय मतलब यूनिक पूर्णांक होते हैं, और क्यू और आर प्राप्त होते हैं, जिसमें क्यू और आर हम प्राप्त करते हैं, सोल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया रहता है जहां भी, तो जैसे 2 और 5 दिया रहता है, लेकिन बताइए क्यू और आर दिया रहता है नहीं ना? क्यू आर हम लोग को खुद फाइंड करना होता है। तो क्यू आर आपको निकालना होता है। दिया क्या रहता है? ए दिया रहता है और बी दिया रहता है। और साथ में ध्यान रखिएगा कि ए हमेशा बड़ा दिया रहता है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा, हमेशा ए का होता है? बड़ा होता है। जब आप उस समय एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो ए हमेशा कौन सा मान होता है? बड़ा वाला मान होता है। तो क्या होता है? ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी। ये भी बात पर ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए फॉर्मूला क्या मिलता है? फॉर्मूला याद रखिएगा, बी क्यू प्लस आर, और जो आर का वैल्यू होगा 0 ग्रेटर आर ग्रेटर बी। बोलिए ऐसा होता है? ये भी बात पर ध्यान रखिएगा। ये भी कथन बहुत बार पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मसा निकालने के लिए कौन सा कथन सत्य होता है? तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 ग्रेटर आर ग्रेटर बी। क्लियर है? आगे एक बाबू उसमें टॉपिक मिलेगा फंडामेंटल थ्योरम, जिसको बोलते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, पढ़े के मिला होगा। इसमें क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आप जैसे समझिए, मान लीजिए यहां हम लिखे हैं 8, 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिखेंगे ना। तो वैसे ही किसी संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है? तो दिया क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है इससे क्वेश्चन, आप इसमें डाउट मत रखिएगा। आप पेपर उठाइएगा या कौन साल के पेपर उठा लीजिएगा, उनमें देखिएगा एक क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में 32 का, जैसे ऐसे दे देगा 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन में दिया रहता है 2 के पावर 5, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 6 के पावर 3। समझे? इस प्रकार से दिया रहता है। 2 के पावर यहाँ 4 होगा, 5 नहीं। अब समझिए जो बच्चा पढ़ ले होगा, नहीं तो अगर ये नहीं देगा तो ऐसे दे देगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे दिया रहता है। तो 5 होगा, 32 है ना, 5 होगा। 2 के पावर कितना होगा? 5 होगा। ऐसे भी दिया रहेगा। तो इसको क्या हम बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं बाबू? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब कोई पेपर उठा लीजिए, अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन आता है तो आता है, यानी फंडामेंटल थ्योरम से, क्योंकि टॉपिक है। तो टॉपिक एक पढ़ लिए हम लोग, टॉपिक दूसरा है। यहां से एचसीएफ निकालने के लिए मैं आगे बताऊंगा, हर एक का एग्जांपल लिए, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट कवर करेंगे, एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और एक छोटे से कुछ ही घंटों के क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो लाइन से समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे।
अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब ऑलरेडी जानते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं बाबू? एक और बात देखिए, यहां सवाल बनता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गया या क्या होता है बाबू? असंयुक्त संख्या। क्या होता है? असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। रूढ़, ये तीनों का नाम सुने होंगे, क्वेश्चन आता है, इसे याद रखिएगा। वहां छोटा रूढ़ संख्या ज्यादा पूछ देता है। तो इन तीनों का एक ही नाम है, तीनों का एक ही नाम है। अभाज्य संख्या कह दे, असंयुक्त संख्या कह दे, रूढ़ संख्या कह दे, तीनों एक ही चीज है। और इंग्लिश में इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बाबू? प्राइम नंबर। किसको बोलते हैं? किसको कहते हैं? जो संख्या एक से और स्वयं से कटे, जो संख्या एक से और स्वयं से कटे, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या या असंयुक्त या रूढ़ संख्या। अगला क्या होता है बाबू? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य, जिसमें संयुक्त होता है, संयुक्त होता है, और क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। ठीक है, इसमें भी कितने होते हैं? तो इसमें भी वही तीन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट। क्या कहते हैं बाबू? कंपोजिट। जब कंफ्यूजन हो ना तो इंग्लिश देख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? प्राइम। ठीक है, प्राइम कहते हैं। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट। ए में क्या है? तो अब ई कहां से स्टार्ट होता है? तो 4 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा क्या होता है? 4 होता है। ई कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 3 5 7 11 ऐसे करके स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो ये वो क्या हो गया? अभाज्य संख्या। ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। 4 6 8 9 10 12 ऐसे डॉट डॉट। क्लियर है? अब बाबू जब हम लोग ये पढ़े थे तो यहां पढ़ने का रीजन क्या था? क्योंकि वो अंकगणित प्रमेय के बेस पर ही प्रूफ किया जा सकता है, यानी फंडामेंटल थ्योरम पर ही प्रूफ किया जा सकता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को जानना था भाज्य संख्या। क्योंकि जब हम मानते हैं परिमेय संख्याओं में पी और क्यू को, तो पी और क्यू को हम क्या कहते हैं? एक क्या है? अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर कहते हैं ना उसको। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वही कि जैसे x, यानी x एक भाज्य संख्या है, मल्टीपल किए, जैसे विभाजित करेंगे, ऐसे बात समझिए। ए स्क्वायर है, तो इससे जब कटेगा, विभाजित होगा ना, तो बताओ ये भी इससे विभाजित होगा। सिंपल सी बात है। तो वही यहां पर थ्योरी आप प्रूफ करते होंगे तो यही ना बात लिखते हैं, वहां पर भी यही थ्योरी फॉलो करता है। तो वही इसी से रिलेटेड हम लोग को जब प्रूफ करना होगा तो यही आप प्रूफ करते होंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक कंपलसरी होता है, रूट का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें डाउट भी है क्या? रूट का एक क्वेश्चन आता है, तो मैं जो बताऊंगा वो आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो क्या कर रहा है कि इतना एक परिमेय संख्या जस्ट अपोजिट हम लोग व्यक्त करते हैं, जिसमें जब इतना कह दिए परिमेय संख्या तो इतना इक्वल टू एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। और इतना इक्वल टू जब परिमेय संख्या लिखेंगे तो ये बताइए क्या है? इधर मल्टीपल में यानी आएगा, भागा में होगा, तो √2 इक्वल टू ए बाई में 3b। जहां बताइए ए और बी और 3 तीनों एक क्या है? तीनों एक पूर्णांक संख्या है। ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और एक है क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब पूर्णांक संख्या अपरिमेय संख्या कब बराबर होता है? जो कि हमारा विरोधाभास होगा कि कबो इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 में a बाई में 3b ये क्या है? परिमेय संख्या है। और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, जो कि कबो इक्वल नहीं हो सकता है। एक साधारण मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं। ये एक साधारण मेथड था, यानी इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, और जो कि विरोधाभास कथन है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः 3√2 एक परिमेय संख्या मानना क्या हो जाएगा? गलत होगा। यानी 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन ऐसा कंपलसरी होता है, आपको भी पता है ये बात, बोलिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन आएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे 567 है और 255 है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। खूब मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है ताकि आप उस टाइप के कोई क्वेश्चन को बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ साइड में रफ कर लीजिए। आपको आता है बढ़िया से तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ साइड में क्या कर लेंगे? रफ कर लेंगे। ऐसे रफ करने आता होगा।
कता न जाएगा, 2 से चल जाएगा, 3 से देख लीजिए, 5 15 के 5, 5 15 के 16 के 6 और 3 दूनी 6 1 7, क्या बचेगा 2, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 1। अब कितना आ जाएगा 2 5 5, क्लियर है। 2 से जाएगा 4 हो जाएगा, 0 होगा, ये 2 होगा, कितना बचेगा 5 5, कितना जाएगा 102 है, कितना जाएगा बाबू 55 दूना 110 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ में 1 होगा ना, यहाँ 5 में 4 घटेगा 1, ठीक है। 51 दूना 102 कट जाएगा। अब बताइए क्या हो गया हम लोग का 51 क्या हुआ HCF। अब जब यहाँ हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल A इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं BQ प्लस R। ए का वैल्यू हम बोले थे ना बड़का लेना होता है, तो कितना है 867 इक्वल टू कितना होगा यहाँ बी का वैल्यू कितना है 255, कितना से ले गए थे हम 3 से, प्लस कितना रिमाइंडर बचा है 102 इक्वल टू, अब इस साइड वाला आ जाता है, इस साइड आ जाता है इक्वल टू, अब यहाँ वाला ये आ जाता है यहाँ इनटू, कितना से ले गए थे फिर इसको 2 से, प्लस रिमाइंडर कितना आया है 51, फिर हम क्या बोले थे ये वाला कहाँ आ जाता है, अब क्या है 51 इंटू कितना बचा, इसमें कितना से ले गए हैं, क्या बचा शेषफल 0, और जहां 0 हो जाता है वहीं क्या हो जाता है हम लोग का HCF। कोई दिक्कत, तो ये निकालने का एक क्या था तरीका था HCF निकालने का। तो इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और समझिएगा एक बात कि पेपर में जब भी HCF दिया रहा है बनाने के बाद लास्ट में ये बात जरूर लिखा कीजिए, अतः मौसा कितना है 51, बात समझ में आ रही है, ये लिख करके आंसर वहां लिख दिया कीजिए कि ये मेरा आंसर है। अब चाहे तो उसको डब्बा में घेर दीजिए और बेहतरीन लगेगा देखने में भी, ठीक है। इसको समझिए एग्जामिनर को कितना बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, तो इस बात पर भी ध्यान देना है, क्लियर है। यहां से हम लोग का क्लियर हो गया। अगला वास्तविक संख्या में फैक्ट था, अगला टॉपिक ऐसे ही बढ़ेंगे, वहां 2 टॉपिक में बताया, 2 टॉपिक में एक आपको गुणनखंड निकालने के लिए आता था, एक वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आता था, एक फार्मूला से क्वेश्चन आता था, और एक HCF निकालने के लिए आता था। तो हम लोग 2-3 बातें सीखे, ये कंपलसरी है कि आता है, आता है। अलग बात करेंगे दशमलव से क्वेश्चन आएगा, कौन शांत है कौन अशांत है, ये है कि आएगा बाबू। क्वेश्चन क्या था, वास्तविक संख्या 2 फॉर्म में है, वास्तविक संख्या के फॉर्म में मिलेंगे, 2 फॉर्म में मिलेंगे, तो फॉर्म में इसका क्या अपना फॉर्मेट है, तो देखिए ये जो फॉर्मेट है इसमें पहला बात समझना होता है शांत दशमलव है बाबू P बाई Q के रूप में है, और P और Q एक क्या है यानी कोप्राइम नंबर है, चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए, और ऐसा है तो Q क्या है शांत दशमलव पर 7, और का रूप का नहीं है, इतना के रूप के नहीं है, तो हम क्या जानेंगे कि उसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं है। ये कैसे पता करेंगे कि एग्जाम्पल से क्लियर होगा, कैसे पता होगा एग्जाम्पल से, समझिए जैसे बाबू ये है एक नंबर है, ठीक है, आपके सामने 0.375, इसको P बाई Q के रूप में जब लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या करेंगे, जो नंबर रहेगा डेसिमल के बाद कितना अंक है 3 अंक, तो 10 पर उतना 0 होता है ना, उतना 0 लिखते हैं हम लोग, 1 पर 3 को 0 लिखेंगे यानी 10 के पावर 3 हो जाएगा, और इसको जब इसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने आता है, इसको प्राइम फैक्टर कर लीजिए, अब प्राइम फैक्टर करने के फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसे लिख करके जब हम करेंगे तो हम लोग का एक P बाई Q का फॉर्म के रूप का बन जाएगा। या तो आप इसको कटा कर भी बना सकते हैं, लेकिन शांत और अशांत भी चेक करना है, क्लियर है। तो यहाँ शांत अशांत चेक करने के लिए नहीं आएगा, यहाँ आएगा शांत अशांत चेक करने के लिए। अब बताइए 64/455 है, पूछेगा बताइए इसका दशमलव प्रसाद शांत है कि अशांत है, घबरा जाइएगा, तो प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 129 बाटा, जैसे ये फॉर्म में इसको प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो अब चेक करेंगे 455 में क्या नंबर आ रहा है, उसी प्रकार से 129 बाटा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, बताइए कब हो सकता है शांत, इसको भी प्राइम फैक्टर करके देख लीजिए, ये भी शांत नहीं होगा, ये भी क्या है अशांत है, ये भी क्या है अशांत है, ठीक है। और इन सब में देखिए प्राइम फैक्टर किया गया 3 बाई 2 के पावर 3 है, शांत है ना, यहाँ भी देखिए 5 के पावर 4 है, बोलिए शांत है कि नहीं है, ये सब शांत है। अब कुछ ऐसे नंबर आएंगे जिनको हम लोग को शांत करना चेक करना होगा,
चेक कैसे? तो अब दिया रहेगा 15/1600, बताइए शांत है कि अशांत? श्योरली एक क्वेश्चन आएगा, आप बढ़िया से समझ लेंगे कैसे किया जाएगा कि शांत है कि अशांत चेक करने के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 15/1600 है, तो ये बताइए 15 हो गया और 1600 को तोड़ना होगा तक 16 गुने 100 लिख सकते हैं। और 100 को क्या लिखते हैं हम लोग? 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 मतलब 5 5 25 और 2 के पावर 2 मतलब 4, तो 25 चौके और 2 के पावर 4 मतलब 16, तो 1600 हो जाएगा। अब देखिए तो में क्या मिला? 2 मिला, 2 मिला और 5 मिला। दिख रहा है ना कि शांत है? नहीं दिख गया? ऐसे ही शांत है। तो 2 के पावर 6 हो गया, 5 के पावर, तो ये शांत है कि नहीं है? उसी प्रकार से इतना के रूप का लिखा जा सकता था, शांत है। अच्छे तरीके से लिख देंगे जब बनाने के लिए देगा तो, और नहीं बनाने के लिए देगा, चेक करने के लिए देगा तो बस इसको प्राइम फैक्टर करके चेक कर लेंगे। क्लियर है? अगला क्या है? देखिए इतना तरीके से कितना बेहतरीन तरीका से ऐसे लिखिएगा तब मार्क्स मिलेगा। उसी प्रकार से 6/15 है, चेक करना है शांत है कि नहीं है। तो बताइए 6/15 को चेक कीजिए, 6/15 चेक कीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5, बोलिए शांत है कि नहीं है? शांत है। अंत में नीचे 5 है ना, वैसे ही 64/55 नहीं है, 17/512 नहीं है ना, 6 का क्यूब है, 512 कितना का क्यूब है? 6 का, नहीं होगा। 17/512 6 का क्यूब है ना, बोलो 512 कितना क्यूब है? 6 36 के 6 है, 8 का है, 8 का क्यूब है ना। अगर 8 का क्यूब है इक्यावन, ठीक है, 8 का क्या है? ये क्यूब है, तो ये क्या होगा? 7.4 होगा। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? इन चीजों को ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं करना है। बताइए आपका पेपर में 25 से 30 नंबर का ही सवाल जो होता है बहुत आसान होता है। आप 25 से 30 नंबर ही गलती कर देंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस में मारिए उसको, कॉन्फिडेंस में टिक लगाइए, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पर फालतू में नहीं टिक लगाना है। अगला बात ध्यान रखिए, नोट में डबल स्टार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपरिमेय संख्या का ऋण मतलब घटाओ और वेदकर्म अपरिमेय ही होता है। मतलब अपरिमेय संख्या को आप प्लस में कीजिए या माइनस में कीजिए, वो क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। अगला परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। क्लियर है? अपरिमेय संख्या का जोड़िए, दो अपरिमेय संख्या को या दोनों को क्या कीजिए? घटाओ। अपरिमेय संख्या दोनों केस में याद रखिएगा, कबो कबो क्या हो जाएगा? परिमेय भी हो जाएगा, लेकिन हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। अगला बात कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर खत्म कर दिए हम लोग। क्या दिक्कत है? उससे भी कहा उसमें ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। मैंने सोचा था कि बाद में मैं बता दूंगा। आने वाला है कि 4k पावर n के अंत में 0 आएगा कि नहीं, समाप्त होता है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, या आपके एनसीईआरटी में दिया है 6k पावर n, जहां n का मान एक का है कोई संख्या रखने पर, जिसे 0 1 2 3 4 5 6 जैसे डॉट डॉट बहुत सारे नंबर रखने पर इसके अंत में 0 का है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। तो कर लेंगे प्रूफ। आता है प्रूफ करने? नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा समझिए। जैसे हम पहले लिखेंगे, हम देखते हैं कि पहले लिख लेंगे क्या? 6k पावर n है, ठीक है। n के जगह पर कुछ नंबर रखिए, पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे? 6 यानी 3 × 2, इसका फैक्टराइज करेंगे तो उसी प्रकार से 6k पावर 2 लिखते हैं तो क्या होगा? 6 × 6 मतलब 3 × 2 × 3 × 2। उसी प्रकार से 6k पावर 3 लिखेंगे तो 6 × 6 × 6 इक्वल टू क्या होगा? 3 × 2 3 × 2 3 × 2। यही ना होगा बाबू? ये चीजें रिपीट होते चलेगा। इसी प्रकार से 6k पावर 4 ये में भी ऐसे ही लिखते चलेंगे। अब इसी टाइप से जब करते चलेंगे तो 2 4 5 लाइन दिखाएंगे और लास्ट में लिखेंगे अतः 6 के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई अदर संख्या नहीं आएगा, और किसी संख्या के अंत में इकाई अंक पर 0 आने के लिए क्या होना चाहिए? 5 भी होना जरूरी चाहिए। अगर किसी संख्या में 2 और 5, कौन कौन बाबू? 2 और 5 होना जरूरी है। अगर 2 और 5 होगा तो उसके अंत में 0 आएगा। अब बताइए तो 2 5 है, ये बतिया लिखना है। हम जो बोल रहे हैं ना, इसको लिखना है। क्या लिखना है? कि किसी संख्या के अंत में 0 इकाई अंक पर 0 आने के लिए क्या होना चाहिए? उन संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना
जरूरी है। अगर 2 5 नहीं है तो उस संख्या क्या है, उस संख्या के अंत में 0 नहीं आएगा। ये बतिया लिख देना है। क्लियर है? चलिए आगे तो समझते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है 306 और 657 का एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सा होगा? एचसीएफ ज्ञात करने आता है? एचसीएफ कैसे हुआ पहले अभी हम क्या कर लेंगे। 657 है, कितना है बाबू? 657 और 306 है, कितना से जाएगा बताइए जल्दी से। 2 से चल जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 6 दूना 12, 3 दूना 6, कितना होगा बाबू? 5, और ये कितना होगा? 4 कट जाएगा, कितना से आएगा बताइए जल्दी से बोलिए। 6 चौके 24, 5 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 5 35 की 5 और 7 चौके 28 या 3 31 हो जाएगा। 7 से नहीं जाएगा, कितना से आएगा? 6 से। 6 5 30 की 0 और 6 चौके 24 और 3 27, कितना होगा बाबू? 6 होगा। ये कितना है? 9 2, ठीक है। 45, कितना यहाँ 9, वो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन दिया गया जो आपके एग्जाम में आने लायक है। ये हो गया है, ठीक है। 13/31/25 बताना है कि शांत है कि नहीं है। चैप्टर पढ़ लिए ना, अब जवाब देना है। तो 13/31/25 ये बताइए। 13/31/25, 31 का प्राइम फैक्टर कितना होगा 31 25 का? तो इसको हम क्या करेंगे, 5 का हमें लगता है 5 गुणे 5 तो कितना होता है 25, और फिर 5 गुणे 5 कितना होता है 25, 25 पैसा हाँ 625, 625 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 31 25, कितना होगा बाबू 31 25। तो कितना कितना होगा 5 का कब हो गया 2 2 4 1 5, 5 के पावर 5 होगा। तो बताइए है कि नहीं है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं है? है। तो ये का कौन होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? यानी टर्मिनेटिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनेटिंग को हम कहते हैं शांत है। ठीक है। अगला फंडामेंटल थ्योरम अभी जस्ट पढ़े हैं। फंडामेंटल थ्योरम पढ़े ना अभी हम लोग। अरे मौलिक वो अंकगणित के प्रमेय एक पढ़े थे ना अभी जस्ट। तो उसमें क्या था, वो क्या करने के लिए बनाया गया है? तो हम लोग को प्राइम प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। अरे प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट था। जैसे मैं बताया था अभी 8 है तो इसको क्या लिखते हैं 2 के पावर 3, मतलब क्या है इसका गुणनखंड है ना। ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एचसीएफ 12 और एलसीएम 180 और एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी बताया गया है कि क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ कितना दिया है 12, एलसीएम कितना दिया है 180, एक संख्या कितना दिया है 36। ए पता है बी नहीं ना पता है, कटाइए बढ़ती यही 36 और 3 छक बी का वैल्यू है ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? क्लियर है। नेक्स्ट 135 और 225 का क्या निकालना है हम लोग को? एचसीएफ निकालना। निकाल लिया जाए। कितना है 225 और 135, कितना से आएगा 1 से 0 और कितना ये होगा 12 9 ये कट जाएगा। सही है, बोल लेगा सब, ध्यान देना है। ठीक है एकदम पूरी तरीके से। 1 से जाएगा बाबू कितना आएगा 5, ये 9 4 13, ये 45 दूना 90। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में रहे तो मैं सॉल्यूशन करना जरूरी है, टाइम की बचत करना है। ठीक है थोड़ा सा में कैलकुलेट कर लेना है। तो कौन होगा इसका आंसर, कितना होगा 45। ठीक है 45 इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सिद्ध करना है। सिद्ध कर लोगे कि हमें करना होगा? सिद्ध कर लोगे। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है √5। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें और सत्यापित करना है।
तो पहले एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, तो हम लोग को एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले ध्यान रहे बात। जब ऐसा क्वेश्चन कह दे एलसीएम एचसीएफ, तो पहले क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 510 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से जाएगा 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10, सही है बोलोगे। फिर नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, आगे 3 से नहीं जाएगा, 5 से 17 5 85, और जाएगा नहीं ना, ध्यान रखेगा सब, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। 92 है अगला, बोलो। 2 से जाएगा, 2 चौके 8, बोलो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, ठीक है। अगला 2 से 23 दूना 46, अब नहीं जाएगा, क्लियर है। तो अब देखो क्या करना है उसको। 510 को ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, फिर इसको 92 को भी लिखेंगे यहाँ, 2 गुणे 2 गुणे 23, क्लियर है। दोनों में मैच कौन किया, ये किया और कहीं कर रहा है, कोनो नहीं कर रहा है। तो एचसीएफ कितना होगा, 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालने का क्या तरीका है, जोन दुआ मैच किया वो और जोन नहीं मैच किया है, भाई पूरा जितना बचा है ना वो सबको लिख दो। तो क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, देखो 3 5 मिला लो, 2 पहले दोनों में मैच किया तो लिख दिए, भाई दोनों में मैच किया ना वो लिख देना होता है। उसके बाकी क्या बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है, 2 बचा है और 23 बचा है, मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 30, ये 17 3 51, 510, 510 46, 510 गुणे 46, मल्टीपल करेंगे, जो आएगा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अपन आंसर निकाल लेना है, मल्टीपल कर लोगे ना, टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना है, टाइम का बहुत हम लोग हमारे पास कीमत है। खत्म हो गया हम लोग का पहला चैप्टर को जितना मैंने बताया उससे ज्यादा नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना बात का। उतना जितने मैंने स्टडी करवाया ना अभी, उतना भी बढ़िया से पढ़ लेते तो बहुत गार्दा कर दोगे। अब आते हैं बहुपद। बहुपद का मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं शॉर्टेड फॉर्म में फिर से फीडबैक दे देता हूँ, क्योंकि ये रिवीजन नोट्स है, सब ध्यान से समझेगा। बहुपद का घात निकालना होता, सबसे हाईएस्ट घात कौन होता है, उच्चतम घात। उच्चतम घात को क्या कहते हैं, जैसे बाबू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। वेरी गुड, क्लियर है, एक टॉपिक कंप्लीट। बहुपद का शून्य का होता है, बहुपद का शून्य का होता है कि जब कोई मान रखेंगे और उसका वैल्यू 0 आ जाए तो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहां x का वैल्यू दिया हो -2, अब यहाँ -2 रखेंगे, का p ऑफ x है ना बाबू, यहाँ क्या रखेंगे, p ऑफ -2, तो -2 लिखेंगे। तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये कितना होगा, 2 दूनी के 4, आई 5 दूना प्लस 6 व 4 माइनस, बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, कोई दिक्कत, निकाल लोगे, शून्यक निकालना होगा तो चलो क्लियर है। अगला ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ समझो बाबू, ग्राफ है, ओए इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y वो y डैश, ये क्या हो गया, मूल बिंदु। बताओ ग्राफ कितना पर कट किया है, कितना बार, x पर 2 बार, शून्यकों की संख्या 2, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर कितना बार कट किया है। तो ज्यामितीय अर्थ क्लियर है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में क्या आता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो, सॉरी 1 हो, उसको क्या कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 उसको क्या कहते हैं, जिस बहुपद का घात 3 हो उसके क्या कहते हैं। अतः अगला आता है बहुपद का मान, आगे पढ़ेंगे, इसमें लाइन बाय लाइन समझते चलते हैं, ठीक है। अगला क्या आता है, बहुपद के मान। जब किसी बहुपद में कोई मान रखते हैं, कोई वैल्यू रखते हैं, किसका, चर का, और जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का मान कहलाता है। कैसे, एग्जांपल समझो, जैसे बाबू x बराबर 5 दिया हुआ है, अब कहे कि मान निकालिए बहुपद का, तो p ऑफ x इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 6, अब कहे किसका मान निकालने के लिए, बहुपद का। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 6 5 5 प्लस 6 25 से 6
ई का है बहुपद का मान है, कोई दिक्कत? क्लियर है? सबको हम लोग को रिवाइज करना है, जितना क्वेश्चन आने वाला है सबको एक बार फीडबैक के फॉर्म में देख लेना है। अब बहुपद का मान ये भी क्लियर हो गया, बहुपद यही सब वही करता है। बहुपद का शून्यक से क्वेश्चन आएगा, बहुपद के घात से आएगा, ज्यामितीय अर्थ से आएगा, बहुपद का प्रकार आएगा, बहुपद का मान आएगा। अब कहाँ अलग आएगा? बता दो कोनो पेपर में अलग आया है तो? कुछ नहीं आने वाला है। अगला रैखिक बहुपद समझ घात समझ गए, त्रिघात क्या है बाबू? शून्य गुणांकों में संबंध, शून्यक एवं गुणांकों में समझ, शून्यकों और गुणांक में संबंध समझिए। बहुपद कितनी? दो बहुपद है, कौन है? रैखिक बहुपद कितने शून्यक? एक। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक? एक शून्यक। गुणांकों के संबंध में देखा जाए तो आप हम क्या जानते हैं? इसका ग्रुप का फॉर्मूला क्या जानते हैं? x माइनस बी में ए। ये बताइए बी क्या है? बी है या क्या है? अचर पद है, क्या है? और माइनस में तो ब्रैकेट में इसे करके माइनस दे देंगे। और ई का है, ए क्या है? ए है एक्स का गुणांक, कोई दिक्कत? अरे का है? शून्यकों और गुणांकों के बीच में लिख नहीं दिए? अगला शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, तो इसमें भी आप लोग को पता है, क्या जानते हैं आप लोग? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके शून्यक की संख्या, इसके शून्यक की संख्या एक। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई में ए। अब इसको लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बी का फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताइए यहाँ ए बी है, बी को किसका गुणांक कहेंगे? माइनस ना, माइनस है यहाँ ना, तो क्या कहेंगे? एक्स का गुणांक, कोई दिक्कत? और अगला बाबू का है ए है, एक किसका मल्टीपल है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? और सी में सी क्या है? अचर पद। क्लियर? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। संबंध आएगा तो साबित कर लेंगे, ऐसे ही करना है। क्लियर? अगला शून्यकों गुणांकों में संबंध किसका? त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद में भी क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल यहाँ क्या होता है? माइनस होता है। देखिए यहाँ होगा क्लियर, कहाँ है? त्रिघात बहुपद नहीं, द्विघात हो गया। अगला देखिए यहाँ दिया है माइनस डी है, और यहाँ भी ये है ना? देखिए इसका गुणांकों के बीच संबंध हो गया, इसके गुणांकों के बीच संबंध, तो यहीं पर लिख देते हैं बड़ा करके, लेकिन यहाँ समझाना भी है, इसका एग्जाम्पल्स भी। चलिए वहां लिख देते हैं। कितना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई में सी बाई में और माइनस डी बाई में ए। क्या है यहाँ? क्या होगा बाबू? माइनस डी बाई में, ये माइनस बी बाई में ए। क्लियर है? तो इन दोनों के अब शून्यकों का गुणांक लिखना होगा तो लिख देंगे यहाँ पर वैसे ही। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अभी जस्ट मैंने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसका एक घात हो रैखिक बहुपद का, दो घात हो द्विघात बहुपद, तीन घात हो त्रिघात बहुपद, इस सब बातें मैंने बता दी। एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए बहुपद का मान निकालने के लिए, बहुपद का मान भी मैंने बता दिया कि कोई वैल्यू दिया रहेगा उस पर मान रखेंगे, जो मान आएगा बहुपद का मान कहलाएगा, या जीरो आ जाएगा तो बहुपद का शून्य कहलाएगा। ये भी मैंने बात बता दिया। उसके अचर पद ये सभी बता दिए। क्लियर है? द्विघात बहुपद के शून्यों को एक, हाँ द्विघात सूत्र में एक आता है बाबू, द्विघात सूत्र में आप लोग पढ़े होंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे। क्लियर है? और एक्स अक्ष पर कटान और वाई अक्ष पर कटान